जय हिंद। आज का ये वीडियो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे है और क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस वीडियो को पॉलिटिकल ना लेके जाऊँ। ये राजनीति की नहीं, राष्ट्र नीति की बात है। इट इज़ अबाउट द नेशन। सबसे पहली बात, एक हमारे देश में एक सालों से ये नैरेटिव बनाया गया है कि हमें आज़ादी अहिंसा से मिली है, बिना खड़क बिना ढाल मिली है। ठीक है, मैं उस विषय पे अभी फ़िलहाल नहीं आऊँगा, बट उस पे मेरा एक सवाल है। जो आईएनए, जो आज़ाद हिंद फौज थी, उसके जो जवान शहीद हुए थे, वो क्या अहिंसा से शहीद हुए थे? जवाब आप लोग देंगे। क्या वो अहिंसा कर रहे थे? हमें कहा जाता है कि दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रियली? यू नो, आफ्टर इंडिपेंडेंस लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया एक ट्रिप के लिए आए थे, वो कलकत्ता गए थे। तब कलकत्ता के गवर्नर ने उनको पूछा था कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो तो 44 में बंद हो गया था, तो आप लोग इंडिया छोड़ के क्यों गए, क्या प्रेशर था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाब दिया था, इट वॉज नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड हिज इंडियन नेशनल आर्मी। ये बात तो हमें कभी पता ही नहीं गई। हमें क्या बताया गया कि हमें आज़ादी अहिंसा से मिली है, बिना खड़क बिना ढाल मिली है। नेताजी की जो लेगेसी है उसके बारे में तो आपको कई सारी बातें सुनने को मिलेंगी। आज मेरा जो एक मेन पॉइंट था वो था कि ये बात तो सब लोग जानते हैं कि नेताजी की जो डेथ है ये एक कॉन्स्पिरेसी है, एक मिस्ट्री है जो इतने सालों के बाद में भी इट्स ओवर 75 ईयर्स जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। और उसके बारे में अभी तक इंडिया में 3 कमीशंस बैठे हैं। मैं आज एक कमीशन के बारे में बात करने वाला, वो है मुखर्जी कमीशन, जो कि 2003-4 के अराउंड जिसने अपनी इंक्वायरी शुरू की थी। और 2005 में मुखर्जी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने पेश करी थी। अब गवर्नमेंट की आप हिपोक्रेसी देखिए। मुखर्जी कमीशन को एस्टेब्लिश गवर्नमेंट ने किया, मुखर्जी कमीशन को पूरी फंडिंग गवर्नमेंट ने दी। ठीक है, तो मतलब एक गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा था इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तीनों कमीशन जो अभी तक इंडिया में हुए हैं उनमें से सिर्फ एक ही कमीशन है, मुखर्जी कमीशन, जो कि ताइवान जाके वहाँ पे जिन्होंने रिसर्च किया, जिन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी, दे हैव डन वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट। मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट में मैं आपको शॉर्टली बताता हूँ। तो जो हमें बताया जाता है, जो बुक्स में लिखा गया कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश से हुई थी, उस थियरी को मुखर्जी कमीशन 100% डिनाई कर चुका है। उसके बावजूद अभी आप सोच रहे होंगे कि गूगल पे या सब जगह ये बात क्यों लिखी जाती है, तो मैं आता हूँ उस पर। मुखर्जी कमीशन ने आगे बढ़ते हुए अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, दिस क्वेश्चन नीड नॉट बी आंसर्ड। अब मुखर्जी कमीशन एक जुडिशरी से कुछ लोगों को उठा के उसका एक कमीशन बनाया गया था, तो कहीं ना कहीं इस पर गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस आता है। अब जब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी वो पूरी एक दूसरी गवर्नमेंट के अंडर में हुई थी, मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक इट पॉलिटिकल, बट जब तक उनका उस इन्वेस्टिगेशन का एनालिसिस हुआ और जो रिपोर्ट आई तब तक दिल्ली में सरकार चेंज हो गई थी। अब ऑब्वियसली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता है, तो ये आखिरी उन्होंने जोड़ दी कि गुमनामी बाबा वॉज गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दिस क्वेश्चन नीड नॉट बी आंसर्ड। क्यों भाई? तुमको इसी काम के लिए बिठाया था ना वहाँ पे कि तुम नेताजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके आंसर दो, पर नो, यू डोंट वांट टू आंसर दैट क्वेश्चन। आप दुनिया के सामने, आप देश की जनता के सामने आप असली राज नहीं खोलना चाहते, क्योंकि सब लोग ये बात जानते हैं कि अगर जो असली पत्ते खुले तो भाई साहब कईयों की दुकान सिमट जाएगी। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन जो पार्टी तब अपोजिशन में थी उससे है कि भाई साहब आपने तब इसका पहली बार तो अपोज क्यों नहीं किया? ठीक है, और उसके बाद में जब मुखर्जी कमीशन ने अपनी पूरी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करी तो विद इन हाफ एन आवर गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को डिनाई कर दिया, कहा कि ये रिपोर्ट ऑथेंटिक नहीं है, वी आर नॉट, द गवर्नमेंट इज नॉट कन्विंस्ड विद इट, और इसे हम गवर्नमेंट गैजेट में हम लोग इसे नहीं रखेंगे। तो भाई आपको खुद की बनाई हुई कमीशन पे ही अगर जो भरोसा नहीं तो फिर आप किस पे भरोसा करोगे भाई? कौन है इस दुनिया में, या आप हम कहाँ से ऐसे लोगों को लाए कि जिनकी रिपोर्ट को आप सही मानोगे और आप उस पर फिर एक कंक्लूसिव ये बात करोगे कि भाई तब एग्जैक्टली हुआ क्या था? और जो मैंने अपोजिशन पार्टी की बात करी, मैं वापस उन लोगों से सवाल है कि भाई आपके 138 138 मेंबर्स थे तब पार्लियामेंट में, वो क्या कर रहे थे? क्यों आवाज नहीं उठाई गई? अगर जो तब आवाज उठाते तो
उसका जो रिजल्ट था वो कुछ और हो सकता था, लेकिन आप लोगों ने तब आवाज़ नहीं उठाई। तो ये एक मेरी उस अपोजिशन पार्टी, आप लोग नाम समझ होंगे कि 2005 में अपोजिशन में कौन था। तो ये एक पॉइंट हुआ। दूसरी बात ये है कि आज की तारीख में एक मतलब इतने सालों से हम लोग 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते आ रहे थे। इसके बारे में मैं ज़्यादा डीप में इस मामले में नहीं जाऊँगा, इस सिर्फ एक ऊपर से आइडिया दे दूँ कि वाई नेताजी वॉज इम्पॉर्टेंट। कि भाई उन्होंने जो इन्वेजन किया था नॉर्थ ईस्ट से, वो तो ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के एक रीजन में वो थोड़ा सा सक्सेसफुल गया था, बट वो पूरा इंडिया कैप्चर नहीं कर पाया, तो दैट इज़ कंसिडर्ड अ फेल। मगर जो हम लोग 15 अगस्त 1947 को अपना इंडिपेंडेंस डे मानते हैं, तब सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। अब किसी भी इतने सारे देश उस टाइम पे आज़ाद हुए थे, एक भी देश में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था? यूके सिर्फ वहाँ से बाहर निकला था। इंडिया एकमात्र देश है जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। 21 अक्टूबर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, और जिसमें 12 देशों की जिसमें सहमति थी कि जिन्होंने कहा था कि ठीक है भाई अब से आप इंडिपेंडेंस है, जिसमें से एक यूएसएसआर भी था। लेकिन उस बारे में भी हमें कभी बताया नहीं जाता। हमें ये बताया जाता है कि हमें अहिंसा से आज़ादी मिली, और जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो इतने अच्छे थे कि भाई हमने उनसे हाथ जोड़ के कहा कि साहब हम अहिंसा से आपके खिलाफ हैं, हम भूख हड़ताल कर देंगे, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। और दिल के अच्छे लोग थे तो यहाँ से चले भी गए। हमें ये नैरेटिव बताया जाता है। द ओनली थिंग, मैं पिछले 1-2 साल से इस बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं। द थिंग आई एम हैप्पी अबाउट इस कि इस साल, एंड ये बहुत रैपिडली बढ़ता जा रहा है, कि जो हमारे असली फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने अपनी जान को खतरे में डाला है, उनकी इम्पोर्टेंस इस देश में बढ़ रही है। बट अभी तक आपने सोशल मीडिया पे कई सारे लोगों को देखा होगा कि आज उनका सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, तो कई सारे लोगों ने उनके बारे में स्टेटस रखे, अपनी स्टोरीज रखी, कुछ बातें भी हुई कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, एंड आई एम हैप्पी विद इट कि लोग उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन अभी भी वो इम्पोर्टेंस उतनी नहीं हुई है कि जो उनको मिलनी चाहिए थी, जो रिस्पेक्ट, जो डिग्निटी उनको मिलनी चाहिए थी, उसके अभी तक हम लोग आधे या 10% भी नहीं है। ठीक है। और एक जो नरेटिव की बात है, ये नरेटिव धीरे धीरे चेंज होगा, इट विल टेक टाइम। जो राइट विंग लोग इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, तो वील हैव टू कीप ऑन वर्किंग। जो लेफ्ट विंग देख रहे हैं, हमें जो लेफ्ट विंग लोग हैं, हमें उन्हें कन्विंस करना होगा, जो हमें वो हमारे अपने ही हैं। हमें उन्हें कन्विंस करना होगा, और हमें उन्हें बताना होगा कि कैसे हमारी माइंड को मैन्युपुलेट किया गया है इतने सारे सालों से, कि एक हमारे दिमाग में वो नरेटिव बन गया कि हमें आज़ादी अहिंसा से मिली है। भाई हमें आज़ादी अहिंसा से नहीं मिली है। इतने सारे देश आज़ाद हुए हैं, एक देश बता दो जिसको अहिंसा से आज़ादी मिली हो। अहिंसा करने से भाई होगा क्या? अब एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप एक शहर के, या इस हिंदुस्तान पे आपकी हुकूमत है, ठीक है, मुझे आपसे आज़ादी चाहिए। मैं अगर आपके घर के बाहर धरना दे दूँ या भूख हड़ताल करूँ, तो उससे आपको क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी कहा जाता है, अब एक बात मैं साफ कर दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के या कहीं पर भी पार्लियामेंट में कभी भी इस बारे में डिस्कशन हुआ हो कि हमें मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहना ही है? नहीं, कभी नहीं हुआ है। अगर जो कभी हुआ है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं खुद उस पर एक अपना वीडियो बना के माफ़ी मांगूंगा। आज तक ऐसा कहीं पर डिस्कशन नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजन नहीं है, ना कभी कोई इस बारे में पार्लियामेंट में डिबेट हुई है। अब सवाल उससे ये उठेगा कि महात्मा नाम कैसे आया फिर? महात्मा नाम महात्मा का जो खिताब था, उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। अब हु इज़ रविंद्रनाथ टैगोर? सिर्फ इंडिया का नेशनल एंथम लिखा है, वो भी इंडिया का ये नहीं लिखा है उन्होंने, उस पर भी मैं आता हूँ अभी। तो उसके अलावा क्या है? हु इज़ रविंद्रनाथ टैगोर? हु वॉज रविंद्रनाथ टैगोर? सॉरी, डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं रविंद्रनाथ टैगोर के खिलाफ नहीं हूँ, बट एक जो फॉल्स नरेटिव हमारे देश में चलाया जाता है, मैं उसके खिलाफ हूँ। और रहा सवाल हमारे नेशनल एंथम जन गण मन का, मैं खुद जब भी नेशनल एंथम बजता है, मैं गर्व से अपने देश के प्रति मैं गर्व महसूस करता हूँ, और आई स्टैंड इन द ऑनर ऑफ द नेशनल एंथम। मगर अगर जो आप नेशनल एंथम की लिरिक्स को देखें, उसको एनालाइज करें, तो जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ये पूरा जो मैं एक सिलेक्टेड पार्ट बोला, बट अगर जब पूरा पढ़ें तो इसमें से एक भी लाइन अशोक चक्र, तिरंगा, हिंदुस्तान, इनमें से किसी को भी समर्पित नहीं है। तो है किसको ये लाइन? ये एक गाना था
जो उन्होंने तब के वायसरॉय के लिए लिखा था कि जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। आप इस लिरिक्स को एक बार ध्यान से पढ़िए, समझिए। मैं नेशनल एंथम के अगेंस्ट जाने को नहीं कह रहा हूँ, मगर जो गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। जय हिंद।